आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान को लेकर ट्रंप नेतन्याहू के बीच फोन पर हुई बहस। अमेरिका इजरायल के रिश्तों में पड़ी बड़ी दरार। मुजफ्फरनगर में मस्जिद सील, इजाजत के बगैर हो रही थी तामीर। पानीपत में टोपी पहनने पर भड़का नरेंद्र, फिरदौस के सिर पर डंडा मारकर किया कत्ल। मणिपुर के अनीस बने ग्रीन हीरो, 30 साल में लगा दिए 1 लाख पेड़। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ने 3 मुस्लिम तलबा को किया सस्पेंड। फ्री फिलिस्तीन जय भीम नारे को बताया देश मुखालिफ। बांग्लादेशी के नाम हो रहा जुल्म, डी वोटर मुसलमानों को किया जा रहा गिरफ्तार। अलीगढ़ में मीर ताजिरों पर हमले का पुलिस ने किया खुलासा। हमलावरों ने पहले से ही रची थी हमले की साजिश। सऊदी में 70 साल बाद शराब पॉलिसी में बदलाव, अब 600 ठिकानों पर परोसी जाएगी शराब। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। पाकिस्तान और आतंकवाद पर पीएम ने साधा निशाना। भारत पाकिस्तान जंगबंदी पर अमेरिका को शुक्रिया कहे जयशंकर के जवाब ने की सहाफी की बोलती पर। जासूसी में पकड़े गए सीआरपीएफ जवान का बड़ा खुलासा। आतंकी हमले से 6 दिन पहले तक पहलगाम में था तैनात। कोरोना दिल्ली में कोरोना के मरीजों में हो रहा इजाफा। कोरोना से मुतासरीन की तादाद हुई 100 के पार। नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, कई गिरफ्तार। सरकारी मुलाजमत के इम्तिहान में कराता था नकल। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। गजा जंग और ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच खतरनाक जुबानी गर्मागर्मी की खबर ने पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मचा दी है। दरअसल कुछ दिन पहले ईरान से न्यूक्लियर डील को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन कॉल पर बात हुई, जिसमें ट्रंप ने नेतन्याहू को समझाने की कोशिश की कि बातचीत करके एक नतीजे तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप को ठेंगा दिखाते हुए एक जिद्दी बच्चे की तरह ईरान पर हमला करने की अपनी बात को फिर से दोहराया, जिस पर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच भयंकर तीखी बहस हो गई। इसे झुकना नहीं तो और क्या कहेंगे कि दुनिया का सुपर पावर मुल्क ईरान के लिए स्टैंड लेते हुए इजराइल के खिलाफ उतर आया है। गजा जंग और ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और इजराइल के दरमियान बड़ी खाई पैदा हो गई है। वैसे तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्ते कई दिनों से खराब चल रहे हैं, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हालिया फोन कॉल पर हुई गर्मा गर्म बहस ने दोनों ममालिक के रिश्तों में एक और बड़ी दरार डाल दी है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान के साथ न्यूक्लियर डील के मौजू पर जुमेरात को इजरायली पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी सदर ट्रंप के बीच गर्मा गर्म फोन कॉल हुई। इजरायली चैनल 12 ने इस फोन कॉल के बारे में तफसील देते हुए बताया कि बातचीत में जबरदस्त इख्तिलाफात थे, जिसमें ट्रंप ने नेतन्याहू के सामने ईरान के साथ एक डिप्लोमेटिक हल की अपनी ख्वाहिश के बारे में बताया, ये कहते हुए कि वो एक बातचीत के जरिए से मामले का हल चाहता है और उसे एक बेहतर सौदा हासिल करने की अपनी कुव्वत पर भरोसा है। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि वो एक ऐसे समझौते पर पहुंचने पर ध्यान दे रहा है जिससे दोनों पार्टियों को फायदा हो। ट्रंप ने नेतन्याहू को समझाने की कोशिश की कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने की जरूरत नहीं है, जिस पर नेतन्याहू ने ट्रंप की बात को खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि हमें मिलकर ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर देनी चाहिए ताकि ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बना पाए। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत का लहजा पहले के लहजों से मेल नहीं खाता है, जिसमें कभी दोनों के बीच आपसी सहमति बनती थी। मतलब ये कि अब दिल का मैल जुबान तक आ गया है और चेहरे पर इख्तिलाफ के आसार वाज़े तौर पर जाहिर हो रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ये बहसबाजी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बमबारी करने पर आमादा नेतन्याहू और बातचीत के जरिए हल की तरफदारी कर रहे ट्रंप के बीच बढ़ती दरार के पहले की रिपोर्ट की तस्दीक करती है। इस बीच ट्रंप अमेरिका और ईरान के बीच चल रही न्यूक्लियर टॉक्स में असली कामयाबी का बखान कर रहा है। ट्रंप ने ये तक पेशेनगोई कर दी कि आगे अच्छी खबर आ सकती है। इन सब के बाद सवाल उठता है कि आखिर ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत है कि दुनिया का सुपर पावर मुल्क अमेरिका उसकी हिमायत में उतर आया और अपने दोस्त इजराइल से रिश्ते तक खराब कर लिए। ये सवाल नेतन्याहू को भी परेशान कर रहा है कि ट्रंप ईरान के आगे भीगी बिल्ली क्यों बना हुआ है। जो खुद जंग की जुबान में बात करता है, वो आज इजराइल को जंग से क्यों रोक रहा है। इसका साफ मतलब है कि ईरान का बेखौफ अंदाज और उसकी बढ़ती हुई मिलिट्री पावर अमेरिका को घुटनों पर लाने को मजबूर कर रही है।
हरियाणा के पानीपत में जिले में एक मुस्लिम शख्स की टोपी पहनने को लेकर अक्सरियती समाज से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। मरहूम की 6 महीने पहले शादी हुई थी। मुल्क के सबसे बड़े अकलियती बिरादरी को लगातार उनकी मजहब पहचान को लेकर निशाना बनाया जा रहा है। अलीगढ़ में मुस्लिम नौजवानों को बेरहमी से पिटाई के बाद इसी तरह का एक मामला हरियाणा से सामने आया है, जहां एक मुस्लिम नौजवान को टोपी लगाने पर कत्ल कर दिया गया। पूरा मामला हरियाणा के पानीपत जिले के सोनोली चौके के पास की है, जहां एक 24 साल के मुस्लिम नौजवान से टोपी पहनने को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद मुलजिमों ने शख्स पर वार कर बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। इस हादसे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके से गुजर रहे राहगीरों ने शख्स को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। मुतासिर मुस्लिम शख्स की पहचान फिरदौस आलम उर्फ असजद बाबू के तौर पर हुई है। फिरदौस की बीते 6 महीने पहले शादी हुई थी। इस हादसे के बाद इलाके में तनाज़ा फैल गया। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की नज़ाकत को देखते हुए इलाके में पुलिस अलर्ट हो गया है। मालूमात के मुताबिक फिरदौस हादसे वाले दिन जुम्मे को दोस्तों से मिलकर लौट रहे थे। इसी दौरान मुलजिम नरेंद्र उर्फ शिशु लाल ने फिरदौस आलम के सिर पर लगी हुई टोपी को जबरन निकाल कर फेंक दिया। मुलजिम की इस हरकत पर फिरदौस आलम शांत रहे और जमीन से टोपी उठाकर दोबारा वापस पहन ली। इसके बाद नरेंद्र ने फिर वही हरकत दोहराई। इस बार जब मुस्लिम शख्स दोबारा अपनी टोपी उठाने के लिए झुका तो इस बात से नरेंद्र नाराज हो गया। नरेंद्र ने फिरदौस आलम के सिर पर वार कर दिया। सिर पर चोट लगने की वजह से फिरदौस आलम फौरन बेहोश हो गए। मौके से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने आनन फानन में फिरदौस आलम को रोहतक अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि ये चोट इतनी गंभीर थी कि अगले दिन उनकी मौत हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और आगे की जांच में जुट गई। पुलिस ने मुलजिम नरेंद्र उर्फ शिशु लाला को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से वारदात में इस्तेमाल किए गए डंडे को भी बरामद कर लिया है। फिरदौस आलम के कत्ल के बाद मकामी मुसलमानों में काफी दहशत है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह तनाजे में अब एक नया मोड़ आ गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में राधा रानी को पार्टी बनाए जाने से जुड़ी दरख्वास्त पर सुनवाई की। इस मामले में अब कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह तनाजे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने राधा रानी को पार्टी बनाने की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। सूट नंबर 7 के वादी की ओर से मांग की गई कि राधा रानी के बगैर भगवान श्री कृष्ण अधूरे हैं और पूरे ब्रज मंडल में राधा रानी को खास मजहबी अहमियत हासिल है, इसलिए उन्हें भी इस मुकदमे का पार्टी बनाया जाना जरूरी है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि राधा रानी का जिक्र सिर्फ मजहबी और अफसानवी किताबों में है, लेकिन उसकी कानूनी हालत या मिल्कियत से जुड़ा कोई साफ रिकॉर्ड नहीं है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से इस दरख्वास्त का विरोध किया गया। ट्रस्ट के एडवोकेट ने कोर्ट में तर्क दिया कि भगवान श्री कृष्ण लला विराजमान नाबालिग विग्रह के रूप में है और पूरी जायदाद ट्रस्ट के जरिए से उनके नाम पर दर्ज है। बता दें, इससे पहले मथुरा वाक़े श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह तनाजे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीते जुम्मे को सुनवाई हुई थी। इस दौरान हिंदू फरीक ने ईदगाह को मुतनाज़ा ढांचा मुकर्रर करने की मांग की, जिसका मुस्लिम पार्टी ने पुरजोर विरोध किया। मुस्लिम फरीक ने कहा कि अगर ईदगाह को मुतनाज़ा ढांचा मान लिया गया तो वहां नमाज अदा नहीं हो सकेगी। इसके जवाब में हिंदू फरीक ने तर्क दिया कि 1992 से पहले वहां नमाज नहीं होती। बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार ने 2014 बेंच के आईएएस अफसर फौजिया तरन्नुम को लेकर कहा कि वो पाकिस्तान से आई हुई लगती है। इस बयान के बाद एमएलसी पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कर्नाटक पुलिस ने कुलबर्गी की डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम के खिलाफ नामुनासिब बयान देने के इल्जाम में बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने रवि कुमार पर बीएनसी की मुख्तलिफ दफाओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें दफा 157, 224, 299, 302, 351 और 353 शामिल हैं। पुलिस ने रवि कुमार पर एससी और एसटी एक्ट की दफा 3(1)(r) के तहत भी मामला दर्ज किया है। एफआईआर के मुताबिक रवि कुमार ने डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम के बारे में सवाल उठाए कि वो भारत की हैं या पाकिस्तान की। उन पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने अपने मुस्लिम होने की वजह से भारतीय आईन के लिए भरोसा दिखाने से इनकार किया। शिकायत में बताया गया कि रवि कुमार ने 3 पुलिस अफसरों चंद्रशेखर तिगाड़ी, नटराज नाडे और शंकर गौड़ा पाटिल की मजम्मत की और कहा कि वो अपने काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा उन्हें यकीन नहीं कि कलबुर्गी कर्नाटक में है या पाकिस्तान में। साथ ही उन्होंने वजीर प्रियांक खड़गे और पुलिस अफसरान को धमकाया, जिससे उनका काम मुतासिर हुआ है।
शिकायत करने वाले ने कहा कि बीजेपी एमएलसी ने अवाम के बीच दहशत फैलाने और उनके एक खास बिरादरी और मजहब के खिलाफ भड़काने की भी कोशिश की है। रवि कुमार पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और पुलिस अफसरों को गुलाम कहकर बेइज्जत करने का भी इल्जाम है। उन्होंने वजीर प्रियांक खड़गे और बिरादरी के मेंबरों को भी धमकाया, उनकी बेइज्जती की और उन्हें डराया। एफआईआर के मुताबिक ये बयान 24 मई को कुलबर्गी के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने दिए गए थे। बीते कुछ समय से मणिपुर तशद्दुद की आग में जल रहा है। फिलहाल मणिपुर में हालात ठीक हैं। मणिपुर के रहने वाले अनीस अहमद ने इस तशद्दुद में दुनिया में तेजी से बदलते मौसम के बीच सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। वो पिछले 30 सालों से कुदरत की बैगरस जज्बात के साथ खिदमत कर रहे हैं। अनीस अहमद को बचपन से ही अलग अलग तरह के पेड़ पौधों और कुदरत से जुड़े रहस्यों में गहरी रुचि रही है। वो अब तक 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं, जबकि 40,000 से ज्यादा फ्री में लोगों को बांट चुके हैं। अनीस अहमद कुदरत से मोहब्बत करते हैं और दुनिया को खूबसूरत बनाने में जुटे हुए हैं, जिसकी लोग खूब तारीफ करते हैं। अनीस के कुदरत से प्यार की कहानी लोगों को मोटिवेट कर रही है। वो बिना किसी सरकारी मदद ग्रीन हाउस या वाटर टैंक जैसी ज़रूरतों के बगैर अपने नर्सरी से इस मुहिम को चला रहे हैं। वो रिवायती और माहौलियती तरीके से बीज इकट्ठा करते हैं और उन्हें रोपते हैं और फिर पौधा बनने तक बहुत एहतियात के साथ बिल्कुल बच्चों की तरह देखभाल करते हैं। अपने सफ़र के बारे में बात करते हुए अनीस कहते हैं कि वो ये काम करीब 30 साल से कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इस दौरान मैंने बीज इकट्ठा किया, पौधे तैयार किए, लोगों को लगातार कुदरत के बारे में समझाया और बताया कि कुदरत से वफादार मोहब्बत कोई और नहीं है। तशद्दुद की आग में जल रहे मणिपुर ने अपने कामों के जरिए मणिपुर के लोगों में एक उम्मीद पैदा की है। तमिलनाडु के श्री पोरबंदर में राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट ने मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे 3 मुस्लिम तलबा को बेवजह सस्पेंड कर दिया, जिसकी वजह से वो अपने कोर्स का लास्ट सेमेस्टर का पेपर नहीं दे सके। मुतासिर मुस्लिम तलबा अब इस मामले को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक तीनों मुस्लिम तलबा RGNIYD में सोशल वर्क में मास्टर डिग्री कर रहे हैं। तलबा का इल्जाम है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने उन्हें मनमाने ढंग से सस्पेंड कर दिया। तलबा का कहना है कि बिना किसी ठोस सबूत के उन्हें फ्री फिलिस्तीन और जय भीम जैसे नारे लगाने के आधार पर एंटी नेशनल घोषित कर दिया गया। पीड़ित तलबा असलम S, सईदा MA और निहाल N अबुल एस ने एक बयान जारी कर इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 25 मई 2025 को उन्हें RGNIYD इंतजामिया ने ये कहते हुए तुरंत निकाल दिया और सस्पेंड कर दिया कि वो हॉस्टल की प्रॉपर्टी को मुल्क के खिलाफ जाने वाली चीज़ों में शामिल थे। तलबा ने कहा कि ये कार्रवाई उनके फाइनल ईयर MSW इम्तिहान से ठीक 1 दिन पहले की गई। तीनों तलबा का कहना है कि हम हॉस्टल की दीवारों पर नारे लिखने या उसका साथ देने या गलत करने में किसी भी तरह से शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा, इंतजामिया ने जिन नारों की बात की है उनमें फ्री फिलिस्तीन और जय भीम जैसे शब्द शामिल थे, जो किसी भी लिहाज से कानूनी या ईनी मापदंड मुल्क विरोधी नहीं माने जा सकते हैं। तलबा ने कहा, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हमने जांच के लिए भी कहा, लेकिन जांच सिर्फ एक तरफा थी। अब मुतासिर तलबा इस कार्रवाई के खिलाफ अदालत में केस करने जा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के कई सूबों में गैर कानूनी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जांच की मुहिम तेज कर दी गई है और मशकूका की गिरफ्तारी की जा रही है। इसी कड़ी में असम की राजधानी गुवाहाटी में इंतजामिया ने गैर कानूनी बांग्लादेशी शहरियों के खिलाफ जांच मुहिम चला रही है। इस मुहिम के तहत डी वोटर्स कैटेगरी में आने वाले मुसलमानों की भी गिरफ्तारी की जा रही है। ऐसे में इन लोगों में डर का माहौल है। दरअसल असम एक बॉर्डर स्टेट है जो बांग्लादेश से लगा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों की दिक्कतें हमेशा से रही हैं। अब असम में नए सिरे से मुहिम चलाई जा रही है और मशकूका को पकड़कर गुवाहाटी के रूपनगर पुलिस रिजर्व में लाया जा रहा है। पकड़े गए मशकूका के खिलाफ डी वोटर का मामला चल रहा है। असम में बांग्लादेशियों के खिलाफ चलाए जा रहे मुहिम के मामले पर गुवाहाटी हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट इलियास ने गैरकानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई का सपोर्ट करते हुए कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि उनके कारण हमारे असम के इंडिजिनस मूल शहरी लोगों को बहुत परेशानी होती है। एडवोकेट इलियास ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से इंडिजिनस लोगों को भी बांग्लादेशी समझा जाता है और उनको डी वोटर बना दिया जाता है, क्योंकि बांग्लादेशी लोग बांग्ला बोलते हैं और यहाँ के कुछ मुसलमान भी बांग्ला जुबान बोलते हैं। इसी वजह से पुलिस मूल असम शहरियों को भी बांग्लादेशी समझकर परेशान करती है। इसलिए पुलिस और इंतजामिया को इंडिजिनस लोगों को बांग्लादेशी के नाम में हरेसमेंट नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि डी वोटर यानी डिफॉल्टर वोटर्स की कैटेगरी में वैसे लोग होते हैं जिन पर बांग्लादेशी होने का शक होता है।
अलीगढ़ में हुई मॉब लिंचिंग के मामले में पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने हिंदूवादी तंजीम से जुड़े दर्जन भर से ज्यादा लोगों के खिलाफ सख्त दफाओं में एफआईआर दर्ज की है। इनमें से 3 नामजद विजय गुप्ता, विजय बजरंगी और लवकुश को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुई मॉब लिंचिंग के मामले में पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने हिंदूवादी तंजीम से जुड़े दर्जन भर से ज्यादा लोगों के खिलाफ सख्त दफाओं में एफआईआर दर्ज की है। इनमें से 3 नामजद विजय गुप्ता, विजय बजरंगी और लवकुश को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस दीगर मुलजिमों की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि अलीगढ़ के अलहदादपुर में 25 मई को गोरक्षक हिंदूवादी तंजीमों के लोगों ने कदीम, अली और अरबाज समेत 4 लोगों को बेरहमी से पीटा था। साथ ही उनके ट्रक में आग भी लगा दी थी। गोरक्षकों का इल्जाम था कि ये लोग अपनी गाड़ी से गैर मामनुआ मीट लेकर जा रहे थे। अगर पुलिस फोर्स देर से पहुंचती तो लहूलुहान मुतासरीन की जान भी जा सकती थी। गोरक्षकों ने जख्मियों को मौके से ले जाने से रोकने की कोशिश भी की। ताहम पुलिसकर्मियों ने एम्बुलेंस का बहाना बनाकर जख्मियों को किसी तरह से दूसरी गाड़ी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल जांच में खुलासा हुआ कि बीते शनिचर को हिंसक भीड़ का शिकार बने शख्स मीट ताजिर थे और उनके पास लीगल लाइसेंस भी था। वो अल तबारक मीट फैक्ट्री से मीट ला रहे थे। उनके पास से फैक्ट्री की रसीद भी मिली थी। जांच में यह भी पता चला कि मीट ताजिरों पर हमला अचानक नहीं हुआ था। इस हमले की पहले से साजिश रची गई थी। 50,000 रुपए वसूली के लिए मीट ले जा रही गाड़ी पर हमला किया गया था और इससे पहले उसका पीछा किया गया। मालूमात के मुताबिक अलीगढ़ पुलिस को अलहदादपुर स्टेडियम के पास बवार की खबर मिली थी। जब मौके पर फोर्स पहुंची तो पुलिसकर्मियों ने देखा कि गुस्साई भीड़ ने 4 लोगों को घेर रखा है, जिनमें गंभीर रूप से जख्मी 3 शख्स एक प्लाट की दीवार से टेक लगाए बैठे हैं और चौथा पीआरवी गाड़ी के पास पड़ा हुआ है। लहूलुहान हालत में दीवार से सटे अफराद को भीड़ ने घेर रखा था। वहीं पीआरवी के सिपाही किसी तरह जख्मी शख्स की हिफाजत कर रहे थे। फिलहाल मुलजिमों के खिलाफ कत्ल की कोशिश, डकैती और वसूली जैसी गंभीर दफाओं में एफआईआर कराई गई है। सऊदी अरब 70 साल बाद शराब पॉलिसी में बदलाव कर रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2034 और एक्सपो 2030 के लिए विदेशी सयाहों को खास जगहों पर शराब मिलेगी। सऊदी अरब को इस्लामी दुनिया का मरकज और 2 पाक मुकद्दस मस्जिदों का मुल्क कहा जाता है। यहाँ हर साल लाखों लोग जियारत के लिए जाते हैं। अब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा फैसला लिया है जिसकी चारों तरफ मजम्मत हो रही है। जिस मुल्क ने दहाइयों तक शराब पर सख्त पाबंदी रखी और शरीयत कानून की बुनियाद पर अपनी पहचान बनाई, अब वो शराब बेचने की तैयारी में है। दरअसल सऊदी अरब साल 2034 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप और 2023 में होने वाले एक्सपो की मेजबानी करेगा। ऐसे में बड़ी तादाद में विदेशी टूरिस्ट भी आएंगे। इन्हीं विदेशी मेहमानों के लिए क्राउन प्रिंस कुछ खास जगहों पर शराब बेचने की इजाजत देने का प्लान बना रहे हैं। अभी तक वहां शराब पीना और बेचना कानूनन मना है, मगर अब क्राउन प्रिंस ने टूरिस्ट और कारोबार बढ़ाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। सऊदी हुकूमत में 70 साल में पहली बार कुछ खास जगहों पर गैर मुस्लिम सैलानियों को शराब मिलेगी। इसके लिए करीब 600 जगहें तय की गई हैं, जैसे बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स, रिजॉर्ट, नियोम सिटी, रेड सी प्रोजेक्ट्स और सिंदला आइलैंड्स। हालांकि ये शराब सिर्फ इन्हीं जगहों पर मिलेगी। आम जगहों पर शराब पीने या लेकर घूमने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही सऊदी नागरिकों और मुस्लिमों के लिए शराब पर बैन पहले की तरह जारी रहेगा। सरकार ये नई पॉलिसी 2026 से शुरू करेगी। इसके बाद 2030 में रियाद में एक्सपो और 2034 में फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है। सऊदी सरकार का कहना है कि इतने बड़े इवेंट्स के लिए दुनिया भर से लोग आएंगे, इसीलिए उनकी सहूलियत के लिए ये खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ये पक्का करने के लिए कि सऊदी अरब के सख्त शरिया कानून ऐसे प्रोग्रामों में बाधा ना बने, शराब पर बैन जैसे कई नियमों में बदलाव किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 रोजा दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन यानी कि आज पीएम मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में एक खास प्रोग्राम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने अलग अलग महकमों के तहत 5,536 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। पीएम ने गांधीनगर में आज गुजरात शहरी तरक्की की 20वीं सालगिरह के प्रोग्राम में भाग लिया और शहरी तरक्की साल 2025 की शुरुआत। उन्होंने वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड और दाहोद स्टेशनों के बीच एक एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। इसके अलावा पीएम अमान परिवर्तित कटोसन कलोल सेक्शन का भी इफ्तिताह किया और इस पर एक मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान और आतंकवादियों पर करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि शरीर चाहे कितना भी मजबूत या सेहतमंद क्यों ना हो, एक भी कांटा लगातार दर्द दे सकता है। इसीलिए हमने तय किया है कि कांटा निकालना ही होगा।
1947 में मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी जंजीरें लेकिन काट दी गई भुजाएं। मुल्क के 3 टुकड़े कर दिए गए और उसी रात पहला आतंकी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा दहशतगर्दों के बलबूते पर मुजाहिदीनों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प लिया। ये सिलसिला 75 सालों से चल रहा है। पहलगाम में भी उसी का बड़ा रूप था। 75 साल तक हम इसे झेलते रहे। पाकिस्तान के साथ जब जब जंग की नौबत आई, हर बार भारत की फौजी ताकत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। उन्होंने कहा कि जब आतंकवाद के 9 ठिकानों को तय करके 22 मिनट में मिसमार कर दिया गया, तब सब कुछ कैमरे के सामने किया गया। ऐसा इसलिए कि यहाँ कोई सबूत ना मांगने लगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, सामने वाला खुद ही सबूत पर सबूत दे रहा है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुए सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि आतंकी हमले के 6 दिन पहले ही मोतीराम जाट की पहलगाम में पोस्टिंग खत्म हुई थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से मुल्क की सभी खुफिया एजेंसियों के जरिए उन लोगों पर नकेल कसी जा रही है जो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं। बीते दिन ही एनआईए ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्जाम में सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में एक अपडेट सामने आया है। आतंकी हमले के 6 दिन पहले ही मोतीराम जाट की पहलगाम में पोस्टिंग खत्म हुई थी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट को आतंकी हमले के 6 दिन पहले ही पहलगाम पोस्ट से ट्रांसफर किया गया था। मुलजिम एएसआई मोतीराम जाट ट्रांसफर से पहले पहलगाम में सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन में तैनात था। दिल्ली से मोतीराम जाट को गिरफ्तार करने वाली एनआईए ने बताया कि सीआरपीएफ जवान मोती साल 2023 से पाकिस्तान की पीआईओ को पैसे के बदले में देश की खुफिया मालूमात दे रहा था। अफसरों के मुताबिक मोतीराम जाट ने पीआईओ के साथ भारतीय फौज की सरगर्मियों की मालूमात, आंदोलन पैटर्न और कई खास मालूमातें शेयर की थी। गिरफ्तारी के बाद सीआरपीएफ ने मोतीराम जाट को सेना के बर्खास्त कर दिया है। फिलहाल एनआईए के अफसर मुलजिम मोतीराम जाट से पूछताछ कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके पहलगाम में हुए आतंकी हमले से मुमकिना ताल्लुकों की भी जांच की जा रही है। सीआरपीएफ की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक मोतीराम जाट पर उस वक्त शक हुआ जब मरकजी एजेंसियों ने उसकी सोशल मीडिया सरगर्मियों को देखा। उनके कई सोशल मीडिया पोस्ट ऐसे थे जो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स को तोड़ते थे। इसलिए सीआरपीएफ कानूनों के साथ साथ भारत के आईन के रेलेवेंट प्रोविजंस के तहत मोतीराम जाट को 21 मई 2025 को सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से मोती को 6 जून तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया। मुल्क की राजधानी दिल्ली में कोरोना से मुतासरीन की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। यहाँ कोरोना मुतासरीन की तादाद 100 तजावुज कर दी गई है। हालांकि इस दौरान 24 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में भी कोरोना मुतासरीन की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत के ताज़ा अदादोशुमार के मुताबिक दिल्ली में अब तक 104 एक्टिव मामले सामने आए हैं। इनमें से 99 मामले तो पिछले एक हफ्ते के दौरान बढ़े हैं। दिल्ली में जिस रफ्तार से कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है, उसने आवाम की फिक्र को बढ़ा दिया है। वाज़ेह रही कि कौमी राजधानी दिल्ली में 19 मई तक 24 एक्टिव मामले थे, लेकिन एक ही हफ्ते में 99 मामले और बढ़े, जबकि 24 मरीज अब तक रिकवर हुए हैं। हालांकि डॉक्टर के मुताबिक फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना की मामूली अलामात है, लेकिन हमें मोहतात रहने की जरूरत है। बाहर मास्क पहनकर निकलने की कोशिश करें। वहीं दूसरे सूबों में भी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। केरल में सबसे तेजी से कोरोना फैल रहा है। दिल्ली के अलावा केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एक्टिव मामले हैं। केरल में जहां 335 नए मामले एक्टिव हैं, वहीं महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते 153 केसेस का इजाफा देखने को मिला। बिहार में भी कोरोना पहुंच चुका है। बिहार की राजधानी पटना में करीब 1 साल 2 महीने बाद 2 नए एक्टिव मरीज मिले हैं। दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने सरकारी नौकरी के इम्तिहान में नकल कराने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में ग्रेटर कैलाश के एक इम्तिहान के मरकज पर एक डमी उम्मीदवार, एक स्कूल टीचर, एक ऑफिस स्टूडेंट और एक खातून को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि मुलजिमान ने जवाहर नवोदय विद्यालय कमेटी के तहत जूनियर के ओहदे के लिए इम्तिहान में डमी उम्मीदवार की असली दरख्वास्त गुजार की शक्ल में मुबैना तौर पर मदद की थी। जुनूबी जिला पुलिस कमिश्नर अंकित चौहान ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान की पहचान डमी उम्मीदवार के रूप में हाजिर हुए सोनीपत के गांव गोपालपुर के रहने वाले सुमित धैया, एग्जाम सेंटर के रूप में फिजिक्स के टीचर सावित्री नगर का रहने वाला बिमल कुमार, उसी स्कूल के ऑफिस सुप्रिटेंडेंट डीडीए फ्लैट्स में रहने वाले गढ़ी ईस्ट ऑफ कैलाश के रहने वाले बलजीत सिंह और कंझावला की खातून की शक्ल में हुई है।
स्कूल स्टाफ से जुड़ी खातून जो शूल के अमले से वाबस्ता है ने असल उम्मीदवार अंकुर के दस्तावेज का इस्तेमाल कर सुमित दहिया को एग्जाम हॉल में दाखिला दिलाने के लिए मुबैना तौर पर उसके साथ राबता किया। डीसीपी ने बताया कि यह मामला तब सामने आया जब ग्रेटर कैलाश पुलिस स्टेशन की एक टीम को हेमकुंड कॉलोनी के एक प्राइवेट स्कूल में नकल कराने की कोशिश में खबर मिली थी। सीबीएसई जेएनवी भर्ती एग्जाम मुनक्किद करा रहा था। पुलिस टीम के मौके पर पहुंचने पर स्कूल प्रिंसिपल ने पुलिस को नकल के मामले में मुत्तला किया। पुलिस ने कहा कि जांच के बाद पता चला कि सुमित दहिया अंकुर नामक उम्मीदवार की जगह एग्जाम में बैठा था। इसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया और सुमित दहिया को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने कहा कि सुमित दहिया ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि असली उम्मीदवार अंकुर के बदले एग्जाम में बैठने के लिए उसे एक बिचौलिए ने 6 लाख रुपए देने का वादा किया था। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।